हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल पे राजनीतिक जीवन। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि वैदिक काल यानी हम 1000 साल का इतिहास पढ़ते हैं, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य का इतिहास है। और मैंने आपको बताया था कि इस काल का जो मैं भी जितना कुछ भी पढ़ाऊँगा आपको, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाज हो, मैं केवल एक डिवीजन या एक पार्ट जैसे कि ऋत का और ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को अलग अलग ना पढ़ा करके एक ही साथ राजनीतिक जीवन जैसे हम पढ़ेंगे तो हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का एक ही साथ पढ़ेंगे, जिससे हमें यहाँ के डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों को समझने में सहायता मिले, इंटरलिंकिंग बनी रहे। बस इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं दोनों चीज़ों को या दोनों कालों को एक साथ पढ़ाऊँ और आपको 1000 साल में होने वाले परिवर्तनों को समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो यहाँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आरंभ में जब आर्य आए और बसे तो एक कबीलाई जीवन आरंभ कर रहे थे या कबीलाई जीवन जी रहे थे, जिसे खानाबदोश जीवन भी कहा जाता है। उनकी जीवन प्रणाली कबीलाई होने की वजह से कोई साम्राज्य नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई राजा नहीं हुआ करता था। तो जो आपस के लोग थे वही लोग मिल करके जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसी में से एक को सरदार चुन लिया करते थे, जिसे सरदार कहा जाता था। और यह कबीले को ही जन कहा जाता था। तो क्या करते थे ये लोग, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे ही सरदार चुनते थे। इनका जीवन प्रणाली कबीलाई जीवन प्रणाली या खानाबदोश जीवन प्रणाली था और इसी के साथ ही जी रहे थे। और यह काल धीरे धीरे परिवर्तित होते होते यही कबीले धीरे धीरे जनपद में बदलने लगते हैं, यानी एक तरीके से कहूँ अब ये डिस्ट्रिक्ट में बदलने लगते हैं और कई गांव मिलकर के एक जनपद का रूप धारण कर लेते हैं। और हम लगभग तब तक 1000 ईसा पूर्व तक आ जाते हैं और वह जनपद आ जाता है। और जनपद में कई कबीले एक साथ मिलकर रहते थे और इसमें जो है अब राजा नामक पद की शुरुआत हो जाती है। इसमें जो सबसे शक्तिशाली कबीला होता था उसी का सरदार ही राजा कहलाता था और बाकी सारे कबीले उसी के अंतर्गत रहते थे। जैसे कि कुछ प्रमुख जनपद हैं, कुरु, पांचाल इत्यादि, ये उस समय के प्रमुख जनपद हैं जहाँ पर इन्हीं के राजा राज करते थे पूरे जनपद में। ऋग्वैदिक काल में राजा को सहायता देने के लिए पुरोहित, विदत तथा सभी सभा समिति जैसे संगठनों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? पुरोहित, विदत तथा सभा समिति, मतलब जो कबीले के सरदार थे उनकी सहायता के लिए न्यायिक सहायता या प्रशासनिक व्यवस्था, बहुत ज़्यादा बड़ी व्यवस्था तो थी नहीं, जो भी था उसके सहायता के लिए उन्हें पुरोहित, विदत तथा सभा समितियाँ जैसे समितियों या संगठनों का वर्णन देखने को मिलता है। और आपको ध्यान रखना है कि विदत जो है सबसे प्राचीन समिति है और सभा समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों भाग लिया करते थे। और जब यही उत्तर वैदिक काल में चलते हैं तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कई कबीले मिलकर के एक जनपद का रूप धारण कर लेते हैं। अब भाई जो पहले एक कबीले का राजा हुआ करता था अब वो कई कबीले का राजा हो गया है, तो वह शक्तिशाली हो गया है, उसका साम्राज्य बड़ा हो गया है। जब राजा शक्तिशाली हो गया है, उसका साम्राज्य बड़ा हो गया है, तो उसे एक कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत महसूस होने लगी। उसे अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। भाई अब साम्राज्य बड़ा हो चुका था तो राजा शक्तिशाली हो गया, उसने अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। जैसे कि उदाहरण स्वरूप लें, उपहार लेने के लिए एक अलग से अधिकारी रखा गया जिसको संग्रहत्री कहा जाता था। फिर आ जाए इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था ही, यही सभा समिति के माध्यम से ही राजनैतिक कार्यों में महिलाएं भाग लेती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम समाज में देखेंगे कि कैसे कैसे महिलाओं की स्थितियों में गिरावट आता है और उसी में हम समझेंगे कि यहाँ पे महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी, उनकी स्थान समाज में कितना ऊपर था, उनको कितना ज़्यादा महत्व दिया जाता था। वही ऋग्वैदिक काल में इनकी महत्वता कम हो जाती है, इनका स्थान घटने लगता है और महिलाएं यहाँ पे राजनैतिक कार्यों में भाग लेना बंद कर देती हैं। और सभा समिति एक ऐसी समिति थी जिसका जो है उत्तर वैदिक काल में वर्णन नहीं देखने को मिलता है। हमें सबसे क्या क्या हमने अभी आपको समझाया कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे कबीलाई जीवन हुआ करता था, कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही सरदार हुआ करता था। वही आगे चल कर के उत्तर वैदिक काल में कई कबीले एक साथ मिलकर रहने लगे जो जनपद का रूप धारण कर लेते हैं और जनपद
में राजा शासन करने लगता है। जो सबसे मजबूत कबीला है, जो सबसे शक्तिशाली कबीला रहता है, उसी को सरदार को राजा घोषित कर दिया जाता था। यहाँ पे सरदार या राजा को सहायता देने के लिए पुरोहित, विदत, सभा समितियाँ जैसे थी। और यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था में कहीं न कहीं आंशिक रूप से देखने को मिलती है, कई अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी जाती है। विदत सबसे प्राचीन सभा समिति थी या सबसे प्राचीन समिति थी। सभा समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें पुरुष और महिलाएं साथ में भाग लेते थे, और इसी का उत्तर वैदिक काल में विलोपन हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी समिति थी जो ऋग्वैदिक काल में पाई जाती है और उत्तर वैदिक काल में नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखना है सभा समिति थी। राजनीतिक कार्यों में ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं ने भाग लेना बंद कर दिया था। इनकी स्थितियों में गिरावट आ गई थी। सेना, वेतनभोगी कर्मचारी का वर्णन हमें राजनीतिक काल के संदर्भ में देखें तो ऋग्वैदिक काल में भी देखने को मिलती है और उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि एक व्यवस्थित सेना, एक कर्मचारी, वेतन मिलने वाली नियमित सेना जो है ना, वो हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है, ना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। राजस्व प्रणाली व न्याय व्यवस्था यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है, और हमें उत्तर वैदिक काल में भी देखने को नहीं मिलता है। बस एक बात याद रखना है कि यहाँ पे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे पशुओं में विशेष करके गाय का बहुत अधिक महत्व था। तो उसके लिए जो पशु चोर हुआ करते थे, जो गौ चोर हुआ करते थे, उनको पड़ी कहा जाता था और उनके लिए दंड का विधान था। और ऋग्वैदिक काल में ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह आर्यों और अनार्यों के मध्य हुआ था और यह रावी नदी के तट पर हुआ था। जनपद के बीच में आपसी युद्ध के जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें उत्तर वैदिक काल में भी मिलते हैं। और पशु चोर को पड़ी कहलाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उपनिषद, और एक महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, उपनिषद जो है, जैसे हमने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल के जो सोर्स हैं उसमें उपनिषद, अरण्यक, तीनों अन्य वेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपनिषद का संकलन पांचाल क्षेत्र में हुआ है, या पंचाल जनपद में ही उपनिषदों का संकलन हुआ है। तो तीव्र गति से हम लोग पुनः इसका रिवाइज करते हैं। राजनीतिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में कबीलाई जीवन था, सरदार हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में कई कबीले मिलकर जनपद का रूप धारण कर लिए और राजा होने लगे। इसमें राजा को सहायता देने के लिए पुरोहित, विदत तथा सभा समितियाँ थी। इसमें राजा शक्तिशाली हो जाता है, समितियों के स्थान पर अधिकारियों का वर्णन हो जाता है। सभा समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में इसका वर्णन देखने को नहीं मिलता है। विदत सबसे प्राचीन समिति थी और इसका वर्णन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों में देखने को मिलता है। राजनीतिक कार्यों में ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाएं भाग नहीं लेती थी। सेना, वेतन भोगी कर्मचारी का वर्णन यहाँ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर भी नहीं मिलता है। राजस्व प्रणाली, न्याय व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं मिलता है, यहाँ पर भी नहीं मिलता है। स्वेच्छा से उपहार जो दे दिया जाता था उसी से सरदार अपना कार्यभार चलाता था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तथ्य जो ऋग्वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है, रावी नदी के तट पर दशराज का प्रसिद्ध युद्ध है, जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। दशराज का युद्ध कहाँ पे हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वैदिक काल में होता है। पशु चोर को पड़ी कहलाता था तथा उसके लिए सजा के प्रावधान थे, क्योंकि आप जानते हैं पशुओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व था, और विशेष करके गायों का। जनपद के बीच आपसी युद्धों का वर्णन यहाँ पर भी मिलता है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, उपनिषद का संकलन पांचाल में हुआ था। इसी प्रकार आज हमने वैदिक कालीन राजनैतिक जीवन को समझा। आगे चलकर अब हम समाज को समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।